से नियति को देखने लगे। नियति बिना भाव के ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें पता है, आज तक किसी ने भी मुझे धमकी देने की हिम्मत नहीं की थी। आज तक जितने लोगों ने भी मुझे धमकी दिया है, वो सब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उसकी ठंडी आवाज सुनकर सबकी कपकपाहट छूट गई। प्रिंसिपल को भी इस वक्त बेहद डर लग रहा था कि कहीं अगली गोली आकर उसके सिर पर ना लगे। जो भी उस डीन के साथ थे या जिन्होंने भी कॉलेज के पैसे को गलत तरीके से लिया था या फिर स्कॉलरशिप की स्टूडेंट्स को पैसा नहीं दिया था और उनकी सीट को किसी और को दिया था, वो सब थर थर कांप रहे थे। कुछ सीट को उन्होंने पैसा लेकर बेच देते थे और जिन गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना होता था वो उस स्कॉलरशिप पैसे को भी रख देते थे, क्योंकि आपने रिलेटिव की ट्रस्टी होने की वजह से वो मैनेजमेंट में हेरफेर कर सकते थे और उनकी कंप्लेन करने की भी हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। और वो ये दिखा देते थे कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, इसलिए उन सीट को बर्बाद करने से अच्छा किसी और बच्चे को वो सीट दे दिया जाए ताकि वो पढ़ सके। नियति ने एक एक करके सबको देखा और इशारा करके बोली, तुम सब अगर मरना नहीं चाहते हो तो सारा पैसा कल तक कॉलेज फंड में आ जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम लोग बर्बाद क्यों ना हो जाओ। अब से तुम तीनों को यहाँ ट्रस्टी रहने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जाकर अपनी बर्बादी का जश्न मनाओ। उसने 3 ट्रस्टी की तरफ इशारा किया और 3 और नए ट्रस्टी की नाम बाकी दोनों ट्रस्टी को दे दिया जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। ये तीनों आज से इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। और फिर उन सब स्टाफ, प्रोफेसर और मैनेजमेंट के लोगों को भी उसने कॉलेज से निकाल दिया और ठंडी आंखों से उन्हें घूरते हुए बोली, डोंट वरी, आज से तुम लोगों को कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तुम लोग आराम से अपने रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हो। सब डर से कांप गए। वो सब घुटनों के बल बैठ गए और माफी मांगने लगे, प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए, हम बस लालच में आ गए थे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। वो गिड़गिड़ाने लगे पर इससे नियति को कोई फर्क नहीं पड़ा। नियति ने सुमन को इशारा किया तो सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक अधेड़ उम्र का इंसान अंदर आया। उसे देख कर सब हैरान रह गए। ये तो प्रिंसिपल राजवर्धन है। सबकी मुंह से निकला जमीन पर गिड़गिड़ा रहे लोग भी शांत हो गए। प्रिंसिपल राजवर्धन एक ऐसे इंसान थे जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी अवार्ड मिला था। वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, इंपीरियल कॉलेज और स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड चारों यूनिवर्सिटी में कुछ साल के लिए प्रिंसिपल रह चुके थे। वो किसी कॉलेज में ज्यादा साल नहीं रहते थे, बस 1 या 2 साल ही वो रहते थे। नियति ने उन्हें देखा और बोली, प्रिंसिपल राजवर्धन, आज से आप प्रिंसिपल शर्मा के जगह ले रहे हैं। अब उन्हें मेरी कॉलेज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल राजवर्धन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी भतीजी, आज से मैं सब संभाल लूंगा। नियति को इतने बड़े इंसान से इस तरह लापरवाही से बात करते देख सब हैरान थे। पर जब उन्होंने प्रिंसिपल राजवर्धन की मुंह से मिस भारद्वाज के लिए भतीजी सुना तो सब हैरान हो गए। क्या राजवर्धन गोयल मिस भारद्वाज के चाचा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उनका सरनेम गोयल था और मिस भारद्वाज तो भारद्वाज फैमिली से थी ना। वही प्रिंसिपल शर्मा की पैरों तले से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे नहीं पता था कि बात उस पर भी आ जाएगा। ये आप क्या कह रही है मिस भारद्वाज? मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों निकालना चाहती है? मैं सालों से यहाँ हूँ, मैंने उन लोगों का साथ नहीं दिया। उनकी बात सुनकर नियति ने उन्हें बिना देखे ही बोली, क्या आपको हिस्सा नहीं मिला? आपको भी वो हिस्सा लौटाना चाहिए, वरना मुझे। वो अपनी जगह से उठी और बोली, कल तक मुझे इन बेकार स्टाफ के बदले नए स्टाफ चाहिए। और हाँ, जिन लोगों की पिछले साल की स्कॉलरशिप के पैसे को इन लोगों ने लिया था, वो पैसा इन सब से ले लो। अगर ना दे तो इनकी बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेच दो और उन पैसों को उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाकर उनके घर भेजो। अगर वो बिना स्कॉलरशिप की किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये पैसा उनके काम आएगा। और अगर उन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो उन्हें इनवाइट करो और कॉलेज में एडमिशन दो। और इस साल जिन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है, उन्होंने शायद कहीं और एडमिशन नहीं लिया होगा अभी तक, उनके एडमिशन यहाँ कल करवा दो। उसने सुमन और खुशी से कहा। और बाकी 2 ट्रस्टी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सुमन ने गार्ड्स को बुलाया और गार्ड्स तीनों ट्रस्टी और स्टाफ प्रिंसिपल सबको घसीट कर बाहर ले गए, जो अभी भी माफी मिलने की आशा से माफी मांग रहे थे। पर गार्ड्स उन्हें घसीट कर बाहर ले गए। नियति भी सुमन और खुशी के साथ वहां से जाने वाली थी। तभी राजवर्धन जी उसके सामने आ गए और बोले,
अरे अरे मेरी प्यारी भतीजी, आपने चाचा को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? देखो, मुझे आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखने को मिला है। चलो हम चाय पीने चलते हैं। वहीं अंदर बैठे सब हैरान थे। सभी स्टाफ और प्रोफेसर राजवर्धन जी को हैरानी से देख रहे थे। प्रिंसिपल राजवर्धन, जिन्हें पता नहीं कितने अवार्ड मिला है, जिनकी हर एक पब्लिक लेक्चर और कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर और बाकी बड़े बड़े लोग सुनने के लिए जाते हैं, वो एक छोटी लड़की के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। नेति ने सिर मसलते हुए उन्हें देखा और बोली, ठीक है, आइए। राजवर्धन जी खुश हो गए और वहां से जल्दी वो चारों निकल गए। बाहर आकर वो कार में बैठ गए। प्रिंसिपल राजवर्धन जी कार में बैठकर बोले, अरे वाह भतीजी, तुमने फिर से नया कार लिया है। राजवर्धन जी को सबसे ज्यादा पसंद थी अपनी भतीजी के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट और एंटिक्स पर शोध के बारे में बात करना और अपनी भतीजी की हाथ की बनाए चाय पीना। सुमन मुंह सिकोड़ कर बोली, इस कार से ही पिछली बार रोहित आपको रिसीव करने गया था। और नेति हर एक न्यू कलेक्शन को आपने पास रखती है, आपको पता है, इसलिए ये झूठ का एक्साइटेड होना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर राजवर्धन जी चुप हो गए और किसी छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मुंह बना लिया। वहीं दूसरी तरफ होटल रूम में एक लड़की सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी काली गहरी आंखें फोन में प्रखर और कियान और नियति की फोटो पर टिकी हुई थी। क्या ये लड़की कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं है? उस लड़की ने वाइन का ग्लास उठाया और पीने लगी। ये फोटो उसे बेहद मुश्किल से मिली थी। लड़की की चेहरा धुंधला था, फिर भी निशी देख सकती थी कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है जितनी आज तक उसने कभी नहीं देखा। तुमसे मिलने के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूँ। मुझे भी देखने दो कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो प्रखर तुम्हें प्यार करता है। तभी उसकी फोन रिंग करने लगा। उसने वाइन पीते हुए फोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया तो दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, निशी, तुम वहां जाकर आराम से होना। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना जिस वजह से प्रखर को गुस्सा आए। उनकी बात सुनकर निशी हंसते हुए बोली, नील, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ। बचपन से प्रखर, तुम और मैं, हम सब साथ में थे। तुम्हें क्या लगता है मैं आपने प्रखर को नहीं जानती हूँ? वैसे भी मुझे उस लड़की को देखना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नील गहरी सांस लेकर बोला, ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, पर प्रखर ने उसे खुद के लिए चुना है। वो कोई आम लड़की नहीं होगी, इसलिए केयरफुल रहना। अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हारी साथ नहीं दूंगा, याद रखना। ओहो नील, बस करो, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर निशी ने फोन रख दिया और एक झटके में बालकनी में पहुंच गई। उसकी हाथ से वाइन भी नहीं छलका। वो चांद की तरफ देखते हुए बोली, इस चांद में भी दाग है तो तुम्हारी चांद में भी दाग तो होंगे ही। एक और दाग लग जाए तो उसकी खूबसूरती ऐसी ही रहेगी क्या? वही रात के 10 बजे नियति खुशी और सुमन को विला छोड़कर शेखावत मिशन पहुंच गई। वो सीधा वहां से अपनी रूम में जाने लगी क्योंकि सब डिनर करके रूम में चले गए थे। नियति ने जय को मैसेज कर दिया था कि वो खुशी और सुमन के साथ डिनर करके आएगी। वो जैसे ही रूम के अंदर गई उसे एक अलग खुशबू महसूस हुई। वो जानती थी कि अंदर कौन है। जैसे ही वो डोर लॉक करके पीछे मुड़ी, प्रखर ने उसे डोर पर दबा दिया। उसने नियति की दोनों तरफ अपने हाथ रखकर बीच में नियति को बीच में फंसा लिया। वो आज बेचैन लग रहा था। नियति को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में थोड़ा सुकून उतर आया, फिर भी अभी भी उसके दिल में बेचैनी थी, एक घबराहट थी। वो नियति की चेहरे को गौर से देख रहा था। वो जल्दी नीचे झुका और नियति की होठों पर अपने होंठ रख दिया और नियति को पैशन के साथ किस करने लगा। नियति हैरान थी पर वो उसकी बेचैनी को महसूस कर पा रही थी। उसने प्रखर की पीठ और सिर पर हाथ रखा और उसकी पीठ और बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। 20 मिनट बाद रखना नियति की होठों को छोड़ा और उसकी माथे से अपना माथा जोड़ लिया। प्रखर के गर्म सांसें नियति की चेहरे से टकरा रही थी। दोनों इस वक्त गहरी गहरी सांस ले रहे थे। प्रखर ने नियति की आंखों में देखा। नियति इस वक्त उसकी आंखों में ही देख रही थी, जैसे जानना चाहती हो कि वो इतनी परेशान क्यों है। प्रखर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नियति ने अपने दोनों पैरों को प्रखर की वेस्ट पर फोल्ड कर लिया। प्रखर उसे लेकर बेड पर बैठ गया और नियति की गर्दन में सिर घुसा लिया। वो नियति की बॉडी की नेचुरल खुशबू को इनहेल कर रहा था और नियति को सॉफ्ट स्किन पर अपनी नाक और होंठ को रब कर रहा था। नियति की खुशबू उसे शांत होने में मदद कर रही थी। प्रखर ने सिर उठाकर नियति को देखा और पूछा, बनी, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना?
चाहे कुछ भी हो जाए, सब मेरे खिलाफ चल जाए, फिर भी तुम मेरे साथ रहोगी ना? उसकी आंखों में नेति को एक तड़प, एक उम्मीद नजर आ रही थी, जैसे वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि उसके सवाल का जवाब ना में मत देना। नेति ने सिर हिला दिया और बोली, मैं हमेशा आपके साथ हूं, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगी। इससे अच्छा और बेहतर स्किल है। नेति की बातें जैसे प्रखर की दिल की गहराई तक छू चुकी थी। उसके कान में सिर्फ नेति की कही एक लाइन गूंज रही थी, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो मैं पूरे दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगी। प्रखर ने नेति की आंखों में प्यार से देखा और जल्दी से उसकी होंठों पर होंठ रख लिया और किस करने लगा। इस वक्त उसकी बेचैन दिल को थोड़ा शांति मिल गई थी। उसका एक हाथ नेति की कमर को सहला रहा था तो दूसरे हाथ से वो नेति की सीने को सहला रहा था। प्रखर ने किस करते हुए ही नेति को बेड पर एक झटके में घूम कर लेटा दिया और वो इस वक्त नेति के ऊपर था। वो अपने अंदर की बेचैनी को नेति की करीबी से पूरी तरह से शांत करवा रहा था। नेति ने एक प्रखर के पीठ पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से प्रखर के बालों को प्यार से सहलाने लगी। वो भी प्रखर की किस में खो रही थी और प्रखर को किस कर रही थी। प्रखर को जब महसूस हुआ कि नेति भी उसे किस कर रही है तो वो और भी खुश हो गया। 20 मिनट बाद जब नेति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो प्रखर ने उसकी होठों को छोड़ दिया। नेति इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी उभार ऊपर नीचे हो रहा था, जिस वजह से नेति इस वक्त और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लग रही थी। उसने नेति की उभार पर हाथ रखा और उसे प्रेस करने लगा। नेति ने प्रखर को देखा तो प्रखर अपने दूसरे हाथ की उंगली से नेति की होठों को सहलाते हुए बोला, नॉट बैड बनी, तुम्हारी किसिंग स्किल थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है, पर तुम्हें अभी भी सीखने की जरूरत है। क्यों ना अब से मैं हर दिन तुम्हें ये अच्छी स्किल सिखाऊं। आखिरकार फ्यूचर में हर दिन तुम्हें इस स्किल की जरूरत होगी ना, क्योंकि तुम्हें मुझे हर दिन कम से कम 100 किसेस देनी होगी और उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। तो चलो मैं फिर से तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसकी बात सुनकर नेति उसे गुस्से और नाराजगी से देखने लगी। ये लालची आदमी अभी तो ये कितना ज्यादा परेशान था और बेचैन लग रहा था। जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ अब उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ने के लिए तैयार है। इस सनकी इंसान का मूड कितनी जल्दी बदल जाता है, गिरगिट की तरह। नहीं, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी ये इंसान अपना मूड बदल लेता है। वो प्रखर के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे आपसे स्किल सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अब जाइए यहाँ से। पर उसकी धक्का देने का प्रखर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नेति के दोनों हाथ को पकड़ लिया और उसकी सिर के ऊपर कर दिया और उसकी चेहरे पर अपनी होंठ रगड़ते हुए मदहोशी से भरी आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं बनी, तुम्हें यह स्किल सिखाना ही होगा, आखिरकार ये स्किल सबसे ज्यादा काम का है, वरना अगर कभी फ्यूचर में तुमसे रूठ गया, नाराज हो गया तो तुम मुझे कैसे मनाओगी। प्रखर की बॉडी सच में धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। तभी नेति चिढ़ते हुए बोली, आपको मनाने के लिए मेरे पास इससे और भी अच्छा और बेहतर स्किल है, इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेति की बात सुनकर प्रखर एक्साइटेड हो गया और पूछा, अच्छा ऐसी कौन सी स्किल है मेरी बनी के पास जो किसिंग स्किल से भी अच्छी है। उसकी बात सुनकर नेति ने दांत पीस लिया और बोली, है ना, इससे भी अच्छी स्किल है, मैं आपको इस तरह से। इतना कहकर उसने प्रखर की गाल पर बाइट कर लिया और शरारती मुस्कान लिए बोली, क्या ये स्किल किसिंग स्किल से भी बेहतर नहीं है। मैं इस स्किल को आपको मनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी ताकि आपकी नाराजगी एक झटके में ही दूर हो जाए और आप फिर कभी नाराज होने के बारे में सोच भी ना पाए, मिस्टर आयजादा। इतना कहकर उसने प्रखर की होंठों पर भी बाइट कर लिया। प्रखर की मुंह से धीमी सी आह निकल गई और वो बच्चों की तरह नाराजगी से बोला, बनी तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकती, वरना मैं तुमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझे मनाने के लिए बेहद ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेति ने उसे देखा और हंसते हुए बोली, अच्छा मिस्टर आयजादा, जब आप मुझसे नाराज होंगे तब देखते हैं, क्या अब आप बताएंगे कि आप इतने बेचैन क्यों थे। प्रखर ने एक्टिंग बंद कर दिया जैसे उसे होंठ पर दर्द ही ना हुआ हो कभी, और बोला, कुछ नहीं बनी, तुम सो जाओ या फिर हम आज फिर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसकी आंखों में एक तेज चमक था। वो नीचे झुका और नेति की गर्दन और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। नेति की मुंह से मीठी सिसकारियां निकल रही थी। अब तो वो प्रखर को कभी रेजिस्ट ही नहीं कर पाती थी।
उसे लगता था पहले जो वो इस फीलिंग्स को बेकार मानती थी, अब वो प्रखर के साथ इस फीलिंग्स को प्यार मान चुकी थी। क्योंकि अगर प्यार न होता तो नियति के पास आने की कोशिश करने वाले लड़के मरकर राख बन चुके थे। प्रखर ने नियति की बॉडी से उसकी टॉप को निकाल कर फेंक दिया और उसकी इनरवियर को भी निकाल दिया। अब नियति की उभार प्रखर के सामने थे। प्रखर का अब खुद को रोकना नामुमकिन था। वो नियति की सीने पर किस और बाइट करने लगा। नियति की आहें और सिसकियां उसे और भी हार्ड होने पर मजबूर कर रही थी। प्रखर आधे घंटे बाद उसकी पेट पर किस और सक करने लगा। उसने आपने और नियति दोनों के सारे कपड़े अलग कर दिया और उसके ऊपर आ गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। 2 घंटे बाद नियति प्रखर की सीने पर सिर रख के सो चुकी थी और प्रखर उसकी बालों को प्यार से सहला रहा था। पहले की तरह ही उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, पर दोनों अभी भी आगे नहीं बढ़े थे। प्रखर ने आज भी बेहद मुश्किल से खुद को रोक लिया था, क्योंकि उसकी बनी अभी सिर्फ 18 साल की थी और उनकी कोर्ट मैरिज अभी भी नहीं हुई थी। शादी से पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर शादी के बाद वो खुद को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था। वो अपनी बनी को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए तड़प रहा था, और जब तक वो अपनी बनी को पूरी तरह से अपना नहीं बना लेता, उसकी ये तड़प बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाली थी। उसने प्यार से नियति को देखा और उसकी माथे पर किस करते हुए बोला, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा बनी। भले ही तुम बेहद स्ट्रोंग हो, पर मैं फिर से आया हूं तो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं उस हर दुनिया की बेड़ियों को तोड़ दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करेगा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें सुनहरी चमक से चमकने लगी। उसने नियति को देखा और उसे आराम से नियति की सिर को पिलो पर रखा। वो जल्दी जाना चाहता था, वरना अनजाने में ही वो अपनी बनी को चोट पहुंचा देगा। उसने नियति की होठों पर किस किया और एक झटके में बालकनी में पहुंच गया। उसे दर्द और जलन हो रही थी। उसकी स्किन थोड़ा थोड़ा रेड दिखने लगा था। उसने चांद को देखा। आज चांद की चांदनी हर जगह को अपनी रोशनी बिखेर कर और भी खूबसूरत बना रही थी। आज फुल मून था। प्रखर की आंखें सुनहरी रोशनी से और भी चमकने लगी। उसे और भी दर्द होने लगा। उसने अपनी दांत भींच लिया। वो चीख भी नहीं सकता था। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर अपनी बनी को देखा और उसकी पीठ से सुनहरे पंख की जोड़ी निकल आई। वो एक पल में वहां से गायब हो गया। वहीं निशी अपनी होटल रूम की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी और धीमी आवाज में बोली, आज तुम अपनी चांदनी बिखेर रही हो, पर कल का क्या? इतना कहकर उसने पीछे देखा और उसकी पीठ से काले पंख की जोड़ी निकल आई। वो वहां से गायब हो गई। वो एक जंगल में पहुंची जहां चांदनी में एक आदमी खड़ा था। निशी प्रखर के पास चली गई और बोली, तुम्हें दर्द हो रहा है? इस दर्द को झेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दर्द को बांट सकती हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझ पर इस चांदनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रखर ने मुड़कर उसे ठंडे भाव से देखा और बोला, जाओ यहाँ से। निशी ने प्रखर की कंधे पर हाथ रखा तो उसे उठा गर्म लगा कि उसने जल्दी हाथ हटा लिया। जिसे कभी नहीं छूना चाहिए, उसे छूने से ऐसी ही जल जाओगी। उसकी बात सुनकर निशी बिना भाव के बोली, मैं हमारे बेटे के लिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्रखर ने उसे देखा। अगर वो उसकी बचपन की दोस्त न होती तो वो उसे थापड़ मार देता, और निशी ने उसके लिए बेहद कुछ किया था। कियान को उसे दिया था, वरना वो उसे कभी नहीं छोड़ता। निशी की आंखों में निराशा और दुख की चमक थी। वो वहां से जाते हुए बोली, मैं इंतजार कर रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। इस वक्त तुम्हें वो चाहिए और हर बार तुम दर्द सहना चुनते हो। प्रखर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सामने देखता रहा। उसने आंखें बंद कर लिया और अपनी बनी की छुअन को महसूस करने लगा। वो ठंडी हवा उसे उसकी बनी की एहसास करवा रही थी। वो शांत हो गया। वही कियान इस वक्त अपने डैड के रूम में था और परेशान था। वो सोया नहीं था। वो अपने डैड के आने का इंतजार कर रहा था। उसे अब यहाँ नहीं रहना था। इससे अच्छा उनका जंगल वाला घर था। वहां इस वक्त वो अपने डैड के पास होता था। डैम इट डैड, आई होप कि आप ठीक हो। सुबह का वक्त। शेखावत मेशन में सब हॉल में बैठे हुए थे। कल की बेइज्जती के बाद रूही पूरी तरह से खुन्नस खाए बैठी हुई थी। उसकी मोम को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी फेस कल से थोड़ा कम लाल लग रहा था। जलन की वजह से वो मेकअप भी नहीं कर पा रही थी ठीक से। वही अर्जित आज पूरी तरह से एक्साइटेड था। वो आज श्योर हो जाएगा कि नियति कॉलेज की ओनर है या नहीं। अगर कॉलेज में बेहद सारी चेंजेस हुआ होगा तो नियति ही कॉलेज की ओनर होगी।
वरना सिर्फ ट्रस्टी इतने बड़े चेंज नहीं कर पाएंगे। तभी नेति नीचे आई, उसे देखकर रूही की तो खून खौल गया, पर उसने अपनी चेहरे पर कुछ भी सो नहीं होने दिया। वो अभी शांत रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहती थी, फिर सही टाइम आने पर नेति पर बार करना चाहती थी। उसने कल प्रखर को नेति की रूम में देख लिया था। जब नेति वापस आई थी तब वो पानी लाने के लिए नीचे जा रही थी, क्योंकि उसकी मोम जो उसकी हर काम का ध्यान रखती थी, उसकी सोने से पहले स्टाफ से कहकर पानी रखवा देती थी, ताकि अगर उसे जरूर पड़े रात में तो उसे नीचे किचन में ना आना पड़े। उसने नेति की पीठ को देखा। जब उसने दरवाजा ओपन किया, उसने नेति के पास आ रहे प्रखर को एक झलक देख लिया था। प्रखर हमेशा की तरह ही हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रूही ने उस दिन भी प्रखर को देखा था और वो सच में प्रखर के प्यार में पड़ चुकी थी। वो नेति और प्रखर को साथ में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर पार्टी के बाद से प्रखर यहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए वो प्रखर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। और नेति की जिस पार्टी में प्रखर जा रहा था या उसकी रेस देखना ही हो, पर रूही को नेति अपने साथ नहीं ले जाने वाली थी। उसे दिन उसने नेति से रेस देखने के लिए इसीलिए अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वो एक साइड थी या फिर एंजॉय करना चाहती थी, बल्कि वो नेति के साथ वहां इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वहां पर प्रखर भी आएंगे। वो प्रखर के करीब रहकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, पर अफसोस नेति ने उसे उसकी मुंह पर ही मना कर दिया। नेति आकर नीचे बैठ गई। जय, आकाश और आदित्य तीनों नेति बात कर रहे थे। वहीं नेति भी उनकी बातों का जवाब देते हुए रचित की भेजे इन्फॉर्मेशन को रीड कर रही थी। तभी स्टाफ ने बुलाया तो दादी माँ बोली, चलो तुम सब ब्रेकफास्ट कर लो। सब डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। तभी सीखा जी ने हिचकिचाते हुए नेति को देखा और हिम्मत करके पूछा, नेति तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? रूही ने बताया कि तुम पर उसकी दोस्त ने काफी फेंक दिया था। उनकी बात सुनकर नेति ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और बोली, मिसेस शेखावत, क्या आपकी दिमाग में कुछ खराबी आ गई है? क्या आपको इस वक्त अपनी लाडली मनहूस बेटी रूही और उसके दोस्तों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सब कैसे है? तो आप मुझसे क्यों पूछ रही है? क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपकी ये क्राइम प्रिंसेस और उसकी 2 कौड़ी के दोस्त मेरे साथ कुछ कर सकते हैं? माफी मांगना, प्रखर के जख्म। उसकी बात सुनकर सीखा जी ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है नेति, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं बस डर गई थी कि तुम्हें चोट लग गई होगी या स्किन जल गया होगा। इस वक्त सीखा जी सच में बेहद ईमानदार लग रही थी, पर नेति उनकी बात सुनकर मजाकिया तरीके से हंसते हुए बोली, क्या मजाक है मिसेस शिखा शेखावत? आपको मेरे लिए डर लग रहा था क्योंकि मुझे चोट लग जाएगी, और आपको मेरे बारे में कैसे इतनी चिंता होने लगी मिसेस शिखा शेखावत? मुझे अच्छी तरह से याद है, मिसेस शेखावत को हमेशा अपनी सौतेली मनहूस बेटी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अगर आपकी सौतेली कचरा बेटी कवे को हंस कहती थी तो भी आप उसकी बात को सच मान लेती थी। क्या आपको याद नहीं है? या फिर मैं याद दिलाऊं मिसेस शिखा शेखावत? एक बार जब आपकी प्यारी पागल बेटी खुद की घटिया कर्म और साजिश की वजह से जल गई थी, उसकी बस थोड़ा था हाथ लाल हो गया था, जबकि मुझे काफी चोट आई थी और मेरी पैर बुरी तरह से जल गए थे। पर फिर भी आपकी मनहूस बेटी ने कहा कि उसकी हाथ पर गर्म पानी गिरकर उसके हाथ को जला दिया, तो तब तो आप तुरंत मान गई थी और मुझे सजा देने के लिए चली आई थी। तो फिर आज क्या हुआ? आज मिसेस शिखा शेखावत में क्या बदल गया है? आप तो बेवकूफ है ना। आपको जो अपना नाकारा पति और तीनों सौतेले बच्चे कहेंगे, वो तो आपके लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए ना। तो क्या आपकी इस बेवकूफ बेटी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि उसकी और उसकी दोस्तों की ऐसी हालत मैंने ही की है? क्यों मिस कचरा शेखावत, अभी तक तुमने अपनी प्यारी मॉम को बताया नहीं क्या कि मैंने तुम पर कॉफी फेंका था? उसकी बात सुनकर रूही गुस्से से फटने वाली थी। क्या ये नियति उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रही थी? सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता है, उसकी मोम डैड भाई भी नहीं। वो अंदर ही अंदर नफरत और गुस्से की आग में जल रही थी, पर इस वक्त वो अपना आपा नहीं खो सकती थी और बोली, सॉरी नियति, वो सब मेरी दोस्तों की गलती थी। मुझे अच्छी तरह से पता है तुमने जो भी किया गुस्से में किया। वही सीखा जी की आंखों में आंसू था। वो पास्ट के बारे में सोच रही थी जब नेति छोटी थी। वो गार्डन में थी और नेति और रूही दोनों ही अंदर थी,
जब वो वापस आई तब उन्होंने देखा रूही बहुत ज्यादा रो रही थी और उसकी हाथ जल गया था। और रूही ने उन्हें बताया था कि नेती की हाथ से गलती से गर्म पानी छूट गया था और उसकी हाथ जल गया। शिखा जी उसे वक्त इतना गुस्सा थी कि उन्होंने एक बार भी नेती से ये बात पूछने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि नेती को भी कितनी चोट लगी है और उसकी पर जल गया है। नेती भी उसे वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी, पर शिखा जी को लगा कि नेती सजा की वजह से डर से जानबूझकर रो रही है ताकि वो सजा से बच जाए। ये सोचकर शिखा जी को और भी गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी होकर ये लड़की हमेशा दूसरों को क्यों परेशान करती रहती है। उन्होंने गुस्से में आकर स्टाफ से कहकर नेती को रूम में बंद कर दिया था। नियति इतना रो रही थी क्योंकि उसे अपने पैरों पर बहुत जलन हो रहा था। वो अपनी मोम को अपनी जली हुई पर दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर ना तो शिखा जी ने उसकी बात सुनना उसे देखने की कोशिश की। उन्होंने रूम में जाकर उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई। और जब विपुल जी और दोनों बच्चे घर आए और उन्हें पता चला कि नेती ने रूही की हाथ को गर्म पानी से जला दिया है, तो वो तीनों भी नेती पर गुस्सा हो गए। उन्होंने भी एक बार नेती को डोर खोलकर देखना सही नहीं समझा, जिस वजह से दर्द से नेती कई घंटे तक उसे रूम में बंद रही। सही टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसकी पर छाले पड़ गए थे। जब दादी माँ घर आई और वो नेती को देखने के लिए गई, नेती की हालत देखकर वो बेहद ज्यादा डर गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर नेती की ट्रीटमेंट किया। जब सबको इस बारे में पता चला उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा। तब उन्हें लगा कि शायद सच में नेती ने गलती से पानी गिरा दिया होगा, पर रूही की प्यार के आगे अंधा होकर उन लोगों ने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नेती कुछ दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अब जब विपुल जी, शिखा जी, अमृत, अर्जित सबको याद आ रहा था, उनकी आंखें नम हो गई, सिर शर्म से झुक गया। अमृत तो जब भी नेती पास्ट की बातें कहती थी, उसे याद करके वो दिन ब दिन और भी ज्यादा गिल्ट में डूबता जा रहा था। वही विपुल जी और शिखा जी दोनों की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। उन दोनों ने बचपन में ही अपनी बच्ची को इतना ज्यादा जख्म दे दिया था कि वो सभी जख्म भरना नामुमकिन था। अगर उस वक्त वो संभल जाते और नेती को समझने की कोशिश करते हैं और उसे भी रूही की तरह ही ट्रीट करते तो आज सब कुछ इस तरह से नहीं बिगड़ता। वही दादाजी और दादी माँ दोनों गुस्से में थे और नेती की तीनों भाई भी गुस्से में थे। नीरज जी और सरिता जी चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि इस बारे में उन्हें तो कुछ नहीं पता था। दादी माँ को नेती की हेलो याद आ गई जब भी वो सोचते कि शायद वो अपने बेटे और बहू को माफ कर सकती है। नेती की बातें और अतीत उन्हें फिर से वही लाकर खड़ा कर देती। नेती की दर्द को याद करके उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था, उनका मन कर रहा था अपने बेटे और इस बहू को पीट पीट कर सजा दे। मुझे माफ कर दो नेती, मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ, शिखा जी रोते हुए बोली। तो नेती डेविल स्माइल करके बोली, चलो अच्छा हुआ आपको समझ में तो आया कि आप बेहद बुरी माँ है मिसेस शिखा शेखावत। अगर मेरी मानिए तो आप बुरी ही नहीं बल्कि माँ की नाम पर एक कलंक है। उसकी बात सुनकर शिखा जी और भी ज्यादा रोने लगी। अब वो नेती की तीखी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नेती जब से आई थी उन्हें पास्ट की याद दिलाकर उन्हें पछताने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो स्ट्रांग तरीके से नेती की सामना करेगी। नेती उन्हें कुछ भी कहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी नेती को मनाने की कोशिश करेगी। पर अब उन्हें लग रहा था उन्होंने इतनी गलती कर दिया है कि शायद नेती उन्हें माफ ना करे। तभी रूही रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, नेती गलती मुझसे हुई थी, तो तुम्हें जो भी कहना है मुझे कहो। ऐसे मोम को क्यों पास की याद दिलाकर रुला रही हो? डैड और मोम भाई सब तुमसे भी तो प्यार करते हैं, उनसे बस अनजाने में थोड़ी गलती हो गई है। क्या तुम उन्हें इस तरह से सजा देने वाली हो? क्या तुम्हें पता है मोम कल तुम्हारी वजह से कितनी परेशान थी और आज तुम उन्हें इस तरह से कह रही हो? क्या मोम जानबूझकर तुम्हें हार्म करेगी? कम से कम मोम की अच्छी भावना को तो एक्सेप्ट करो। नेती ने रूही को देखा और बोली, मिस रूही तुम बेहद ज्यादा बोलती हो, और तुम्हारे भाई, तुम्हारे डैड, तुम्हारी मोम वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए तुम मुझे ये मत बताओ कि कौन मुझे प्यार करता है और कौन नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कौन प्यार करता है कौन नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठी और बाहर जाते हुए बोली, दादाजी दादी माँ आज मैं बाहर ब्रेकफास्ट कर लूंगी, भाई आप आ जाना, मैं पहले जा रही हूँ। वो बाहर चली गई। जय, आकाश और आदित्य ने उसे पीछे से बुलाया।
पर वो नहीं रुकी तो जय ने गुस्से से रूही को घूर कर देखा और बोली, शांति मिल गई तुम्हें घटिया लड़की, वो ब्रेकफास्ट करने वाली थी, तुमने उसे फिर से क्यों गुस्सा दिलाया? आदित्य भी गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था रूही। तुम तो हर बार नेति की लाइफ में बचपन से ही किसी चुड़ैल खून पीने वाली डायन की तरह चिपकी हुई हो। तुमने प्रिंसेस की बचपन को तो बर्बाद कर ही दिया है, क्या अब तुम उसे यहाँ पर शांति से खाने भी नहीं दोगी? उन दोनों की डांट सुनकर रूही की आंखों में आंसू भर गया। क्या हो रहा था अब तो जिसे भी देखो हर बात पर उसे डांट देता था। अब वहां पर किसी को भी खाने का मन नहीं था। विपुल जी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने 1000 किलो का पत्थर रख दिया हो। वो सच में एक अच्छे बाप बनने से चूक गए थे। उनकी छोटी बेटी की उनके लिए इतनी ज्यादा नफरत उन्हें अब सबसे ज्यादा दर्द देने लगी थी। अब तो उन्हें पछतावा होने लगा था क्यों उन्होंने रूही के लिए अपनी बच्ची नेति को इग्नोर कर दिया। वो भी उनकी ही बच्ची थी, उसकी भी हक था उनके प्यार पर, उनकी केयर पर। रूही के लिए एक अच्छे बाप बनने की कोशिश में वो अपनी छोटी बेटी की नज़र में आज एक घटिया नाकारा इंसान और बाप के नाम पर कलंक थे। जय, आकाश और आदित्य तीनों भागते हुए बाहर गए, पर तब तक नेति कार लेकर वहां से चली गई थी। तीनों को अब अपनी प्रिंसेस को लेकर टेंशन होने लगी थी। वो सब दूसरे कार में बैठे और कॉलेज के लिए निकल गए। उन्हें लगा नेति कॉलेज चली जाएगी। वहीं नेति कार में थी, वो इस वक्त कॉलेज नहीं जा रही थी। उसे एक जरूरी काम था। उसने कार को आगे जाकर सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया। उसकी कार वहां से कुछ ही पल में दिखना बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ प्रखर इस वक्त आपने जंगल के बीचों बीच आपने विला में था। अंदर पूरी तरह से चारों और शांति छाई हुई थी। प्रखर के रूम में प्रखर इस वक्त शर्टलेस बेड पर लेटा हुआ था। उसके रूम में हल्की रोशनी थी और दीवारों पर उसके और नेति की फोटो और नेति की कुछ पेंटिंग्स भी थी जो उसने खुद बनाया था। वो नेति की पेंटिंग को ही देख रहा था। उसके बॉडी पर कई जगह चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हंटर से उसे मारा हो। कल रात खुद को शांत करने के लिए और खुद को और दर्द देकर होश में रखने के लिए प्रखर ने अपने गॉड से कहकर खुद को ही उनके हाथों हंटर से मारा था, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता था। उसकी स्किन के हर जख्म बहुत गहरा और भयानक लग रहा था। प्रखर बेड से उठा और वॉशरूम चला गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया और कैजुअल कपड़े पहन कर नीचे चला गया। नीचे निशी सोफे पर बैठी हुई थी और आराम से मैगजीन पढ़ रही थी। जब उसने प्रखर को आते हुए देखा तो उसने मैगजीन को साइड में रख दिया। उसकी आंखें बस प्रखर के ऊपर टिकी हुई थी। प्रखर आकर सोफे पर बैठ गया तो एक स्टाफ जल्दी जल्दी से लाकर उसे कॉफी दे दिया। निशी ने प्रखर को देखा। प्रखर के हाथ पर भी जख्म था। उसके जख्म को देखकर निशी की आंखें गहरी हो गई। उसने उसके हाथ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी प्रखर ने अपने हाथ को पीछे कर लिया और निशी को कोल्ड भाव लिए देखा। निशी अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, रिलैक्स में बस देख रही थी कि कौन है वो और कितना खास है जिसकी वजह से तुम खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद को ही इतना गहरा जख्म दे सकते हो। क्या वो इंसान तुम्हारे इस जख्म के लायक है भी या नहीं? उसकी बात सुनकर प्रखर के होठों पर स्माइल आ गई। वो तिरछी मुस्कान लिए बोला, इतना कि मैं उसके लिए दुनिया का हर दर्द और जख्म लेने के लिए तैयार हो जाऊं। निशी ने सिर हिला दिया और बोली, मुझे लगता है अब तुम्हें कियान से बात कर लेना चाहिए। मुझे हमारे बेटे से जल्द मिलना है। अभी फिलहाल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे हमारे बेटे के लिए कुछ गिफ्ट्स तो लेना ही है जो उसे पसंद आए। प्रखर ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि कियान कभी भी किसी के दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिना भाव के बोला, वो सिर्फ अपनी मम्मी की दिए गिफ्ट के लिए एक साइड रहता है, बाकी किसी के दिए गिफ्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। निशी ने उसके बात को इग्नोर कर दिया और बोली, वो मेरा बेटा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे क्या पसंद है। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमारे बेटे के करीब भी ना जाऊं? प्रखर ने कंधे उचका दिया और बोला, आज योर विश्वस्ती। नेति ने देखा प्रखर का चोट निशी ने और कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर चली गई। प्रखर ने नियति की नंबर डायल किया। नियति इस वक्त अपनी लैब में थी और बेहद गुस्से में भी थी। उसके सामने 2 बच्चों की लाश थी जिन्हें गार्ड्स ने उठाया था। नियति ने प्रखर का कॉल देखकर गहरी सांस ली और आपने लैब से निकलकर एक रूम में आ गई। उसने ग्लोव्स और मास्क उतारा और कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से प्रखर की आवाज आई, कहाँ हो बनी? नियति ने जब प्रखर की आवाज को सुना उसके दिल में जो अभी गुस्से की ज्वाला भड़क रहा था वो पूरी तरह से शांत हो गया।
नेति ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अभी लैब में हूँ मिस्टर रायजादा। उसकी बात सुनकर प्रखर समझ गया उसकी बनी किसी एक्सपेरिमेंट को कर रही होगी। तो क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया बनी? प्रखर ने पूछा। अगर उसकी बनी बीजी होगी तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो अच्छी तरह से जानता था लैब में थोड़ी सी भी लापरवाही से बेहद बड़ा खतरा बन सकता है। नहीं मिस्टर रायजादा, मैं बीजी नहीं हूँ, मैं अभी कॉलेज के लिए निकलने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर प्रखर को राहत मिली। वो स्माइल के साथ बोला, ठीक है बनी, मैं तुम्हें मिलने आ जाऊंगा। इतना कहकर प्रखर ने फोन रख दिया। नेति को प्रखर की सेज से कुछ अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद परेशान हो। उसने लैब कोट उतारा और लैब में रख के बाहर चली गई। उसे इसका मेन रीजन ढूंढना था। ये डीएनए, ये पुराने खून कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे दूषित खून हजारों सालों पुराना है। पर भले ही साइंस आज बेहद आगे चला जाता हो, फिर भी उन्हें भी अभी खून को हजारों साल तक प्रिजर्व करने में मुश्किल होगी। तो फिर पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना कोई साइंस, तो खून को किस तरह से प्रिजर्व किया गया होगा? और इन लोगों को कैसे मिल गया ये खून, ये डीएनए? अगर सालों तक था तो भी अब तक जो रिसर्च कर रहे थे उन्हें तो इस अजीब खून से इन्फेक्ट हो जाना चाहिए था। वो अपनी दुनिया की सबसे बड़ी जीनियस साइंटिस्ट थी। यहाँ तक कि इस दुनिया में भी कोई उसकी मुकाबले नहीं था। फिर भी इस अजीब टाइप डीएनए को समझने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि हर बच्चों की बॉडी में जो डीएनए है सब अलग लग रहा है। वो वहां से नीचे चली गई। वहां पर खुशी उसकी आने का इंतजार कर रही थी। दोनों वहां से कॉलेज के लिए निकल गए। सुमन ऑलरेडी कॉलेज चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की मार्सिले एक बड़े से अपार्टमेंट में दो लोग बैठे हुए थे। एक लड़की की धीमी मगर गंभीर आवाज आई, नील तुम निशी को इंडिया कैसे जाने दे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रखर को किसी और के साथ देखकर वो दर्द में होगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा फिर? आपने सामने बैठी लड़की को देखकर नील असहाय भाव से मुस्कुराया और बोला, मैं क्या कर सकता था? वो कियान को देखने की जिद कर रही थी, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे रोकने से भी वो नहीं रुकने वाली थी। उसकी बात सुनकर सामने बैठी लड़की, जिसकी उम्र 26-27 साल लग रही थी, दिखने में वो भी काफी खूबसूरत थी। भले ही वो थोड़ी साबली थी, पर उसकी फेशियल फीचर्स और बॉडी बिल्कुल एक मॉडल जैसी थी। वो खूबसूरती में निशी को टक्कर दे सकती थी। वो लड़की मानवी थी। ये भी प्रखर की दोस्त थी, बचपन से वो साथ में थे। भले ही एक दूसरे से दूर रहे, नील और मानवी एक दूसरे को पसंद करते थे। बचपन का प्यार था उन दोनों के बीच, पर वो जानते थे अगर उन्होंने शादी की और उनका बेबी हुआ तो वो भी उन दोनों की डीएनए से इन्फेक्टेड पैदा होगा, और उस केमिकल की वजह से बच्चे को सिर्फ दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो कियान की तरह एक और बच्चा इस दुनिया में लाकर उस बच्चे को दर्द नहीं देना चाहते थे। इसलिए तो उन लोगों ने बस जितने दिन जिंदा है शादी करके साथ में रहने का डिसाइड किया था, और बेहद जल्द वो शादी भी करने वाले थे। मानवी इस वक्त बहुत परेशान हो गई थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि निशी प्रखर को कितना ज्यादा प्यार करती है, और उसने सुना था कि प्रखर ने किसी और से सगाई कर लिया है। उसे अच्छी तरह से पता था अगर प्रखर उसे लड़की से प्यार नहीं करता होगा तो डायरेक्ट शादी के लिए मना कर देता, पर उसने खुद सगाई की है और वह उस लड़की से बहुत प्यार भी करता है। क्या होगा अगर किसी ने कुछ गलत कदम उठा लिया या गुस्से में उसे लड़की पर हमला कर दिया तो? वहां रहकर अगर वो हर दिन अपनी आंखों के सामने प्रखर को किसी और के साथ दिखेगी तो जरूर उसकी भावना और प्यार को पाने का ख्याल डगमगाएगा। और उसे अच्छी तरह से पता था कि निशी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उसके अंदर प्रखर की तरह ही एक पावरफुल डीएनए इंजेक्ट किया गया था। भले ही ये प्रखर से थोड़ा कमजोर था, पर प्रखर और निशी के बीच कभी फाइट नहीं हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि अगर कभी उन दोनों के बीच फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। प्रखर उन सब से 1-2 साल बड़ा था, जैसे कि नील से प्रखर 1 साल बड़ा था। पर बचपन में जब उनके बीच दोस्ती हुई थी तब किसी को किसी की उम्र के बारे में नहीं पता था, और मुश्किलों का सामना करते हुए हमेशा वो एक साथ खड़े थे। और जो प्रखर का सबसे करीब था वो था अभिप्राय, जो प्रखर की एज का ही। उन सब ने एक साथ मुश्किलों का सामना किया था और सब कुछ बर्बाद करके बच निकले थे। उन सबके बीच में अभिप्राय और प्रखर की दोस्ती सबसे ज्यादा गहरी थी। अभिप्राय उसे अपने सगे भाई की तरह मानता था। वो उसके लिए जान लेने और जान देने को भी तैयार हो जाता था। पर उनके बीच थी निशी। प्रखर निशी को दोस्त मानता था और अभिप्राय निशी से प्यार करता था, पर निशी प्रखर से प्यार करती थी और ये बात उन सबको पता था।
यहाँ तक कि खुद प्रखर को भी इस बारे में पता था। और अभिप्राय भी यह जानता था कि निशी प्रखर से प्यार करती है। तब तीनों दोस्तों के बीच अलग माहौल बन चुका था, जहां निशी प्रखर को अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करती थी। वही अभिप्राय निशी को अपनी प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता था। पर बाद में अभिप्राय को समझ आ गया निशी का प्यार प्रखर के लिए बेहद गहरा था। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर डिसाइड किया कि प्रखर को समझाएगा कि वो निशी से शादी कर ले। अभिप्राय ने प्रखर को बेहद मुश्किल से मनाया, जबकि उसे पता था कि प्रखर निशी से प्यार नहीं करता है। फिर भी प्रखर निशी को बहुत अच्छा दोस्त मानता था, और अभिप्राय ने भी जिंदगी में पहली बार उसे कुछ मांगा था। पर निशी तो इसी बात से बहुत खुश थी कि कम से कम प्रखर उसके बारे में सोचेगा तो सही। वही उसे खुश देखकर अभिप्राय भी बहुत ज्यादा खुश था। निशी अभिप्राय से भी दोस्त के हिसाब से बेहद प्यार करती थी। प्रखर सोचने के लिए थोड़ा टाइम लिया, जबकि सबको पता था कि प्रखर निशी से कभी शादी नहीं करेगा, वह जरूर मना कर देगा। पर अगर सिर्फ सोचने भर से निशी इतनी ज्यादा खुश थी तो सबने हार मान लिया। निशी ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया था। पहले भी उसने प्रखर के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था। और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सब कुछ बिगड़ गया। कियान का जन्म हुआ और प्रखर कियान को अपने साथ ले गया। वो बाकी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो बस अपने बेटे कियान के साथ ही रहता था। मानवी अपने सेंस में वापस आई जब नील ने उसे फिर से बुलाया। ज्यादा परेशान मत हो जान, प्रखर ने अगर किसी लड़की को पसंद किया है तो वो कोई मामूली कमजोर लड़की तो नहीं होगी, है ना? देखना, निशी कुछ भी गलत नहीं करेगी। अगर करेगी तो प्रखर उसके सामने खड़ा है। और हम भी कुछ दिन बाद इंडिया चलेंगे, तब निशी के पास रहना तुम उसे कंट्रोल करने के लिए। अब चलो, हमें प्यार किए हुए बेहद दिन हो गया है। इतना कहकर नील ने मानवी को गोद में उठा लिया। बेशर्म इंसान, छोड़ो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मानवी चिढ़ गई। इस इंसान को जब देखो बस प्यार करना ही सूझता है। अच्छा हुआ जो इतने दिनों तक वो दूर थी। नील अंदर चला गया और डोर बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त प्रखर के कार में थी। वो कॉलेज से थोड़ी दूरी पर थे। खुशी नियति की कार लेकर चली गई थी, क्योंकि प्रखर यहाँ उसकी इंतजार कर रहा था। अंदर प्रखर बच्चे की तरह चुप बैठा था और नियति प्रखर को गुस्से से घूर रही थी। ड्राइवर भी बाहर चला गया था। गार्ड्स आसपास थे। अपने शर्ट उतारिए मिस्टर रायजादा, नियति थोड़े गुस्से से बोली, क्योंकि उसने प्रखर के चोट को हल्का सा देख लिया था। उसे पूरा यकीन था कि प्रखर को चोट लगी है, पर प्रखर उसे दिखाने के लिए तैयार नहीं है। प्रखर ने उसे हग कर लिया और बोला, ये तो बस छोटी सी चोट है, बनी इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? पर प्रखर की बातों का नियति पर इस वक्त कोई असर नहीं पड़ा। उसे इस वक्त बस प्रखर की चोट की चिंता हो रहे थे। उसे डर था कि उसके जिद्दी मिस्टर रायजादा कभी भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। उसने धीरे से प्रखर को खुद से दूर किया और प्रखर की माथे पर होंठ रख दिया। उसकी दिल में इस वक्त बेहद ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अच्छी तरह से जानती थी प्रखर दर्द में था, फिर भी वो उसे परेशान ना करने के लिए आपने चोट नहीं दिखा रहे थे। प्रखर की आंखें बंद हो गई। उसके दिल में प्यार और सुकून का मिठास घुल गया था। नियति ने उसके ब्लेजर को निकाल दिया और धीरे धीरे उसके शर्ट की बटन खोलने लगी। और नियति उसकी माथे और गाल, आंख पर धीरे धीरे किस कर रही थी। प्रखर को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बनी की किस को एंजॉय कर रहा था। नियति ने उसके शर्ट को उतार दिया। उसने प्रखर के बॉडी को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी थी और गुस्सा भी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो किसी की जान ले लेना चाहती हो। प्रखर की बॉडी पर कई जगह जख्म के निशान थे, जो बेहद लाल थे, जैसे अभी खून निकल आएगा। नियति जब रुक गई तो प्रखर ने आंखें खोला। उसने नियति को गुस्से में देखा तो समझ गया नियति क्यों गुस्से में है। ये कैसे हुआ? नियति ने प्रखर की चोट को छुआ। प्रखर ने जल्दी से नियति की हाथ को पकड़ लिया और बोला, इसे बिना ग्लोव्स के मत टच करो बनी, इससे तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है। तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता है ना? ये घाव भी इन्फेक्टेड होगा, इसे भरने में बेहद टाइम लग जाएगा। तुम चिंता मत करो बनी, ये 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। नियति ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोली, मेरे पास एंटीडोट है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से अपना बैग निकाला, जिसमें वो हमेशा अपनी मेडिकल रखती थी।
ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो काम आ जाए। उसने उसके अंदर से एक मेडिसिन ट्यूब निकाला, इसे उसने खुद बनाया था। उस मेडिसिन से एक दिन में ही जख्म भर जाता था और दर्द भी गायब हो जाता था। ये मेडिसिन सिर्फ उसकी ही फार्मा कंपनी की तरफ से बड़े बड़े अस्पताल में जाता था, क्योंकि इसे बहुत कम ही बनाया जाता था। इसकी फॉर्मूला भी नीति और उसके 2 साइंटिस्ट के पास था। उसने उसे ओपन किया और धीरे धीरे प्रखर की जख्म पर अप्लाई करने लगी। ये मेडिसिन वो सबसे महंगी हर्ब से बनाती थी, जो आसानी से नहीं मिलता था। उसने खुद आपने मेडिसिन हर्ब गार्डन में इस प्लांट को लगाया था, पर इसकी ग्रोथ बहुत कम थी। प्रखर नीति को प्यार से देख रहा था, जो ध्यान से उसकी चोट पर मरहम लगा रही थी। प्रखर को शरारत सूझा, वो जानबूझकर आह की आवाज निकालने लगा, जैसे मेडिसिन लगाने की वजह से पता नहीं उसे कितनी जलन हो रही हो। नीति ने उसे देखा। पहले तो उसे लगा प्रखर जी जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं, पर जब उसने प्रखर के चेहरे पर दर्द का भाव देखा तो वो बोली, ये बस थोड़ा सा जलन होगा, पर कुछ सेकंड बाद बहुत राहत मिलेगी। जब आपको इतनी चोट लग रही थी तब आपको जलन नहीं हो रही थी मिस्टर रायजादा। वो अभी भी नाराज थी, फिर भी वो प्रखर की चोट पर फूंक मारते हुए मेडिसिन लगाने लगी। प्रखर को इस वक्त अपनी बनी और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी बनी सिर्फ दुनिया के लिए डेंजरस थी, उसके लिए तो वो उसकी प्यारी सी जान थी। नीति ने प्रखर के चेस्ट पर प्यार से किस कर लिया, तो प्रखर जो जलन होने की एक्टिंग कर रहा था एकदम शांत हो गया। नीति की प्रोटेक्टिव साइड सबकी हैरानी। उसके पूरे बॉडी में जैसे सिहरन से दौड़ गई। उसकी आंखें इस एहसास से फिर से बंद हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे ये मेडिसिन नहीं बल्कि नीति की किस ही उसके चोट को ठीक करने के लिए काफी था। नीति को पता नहीं क्यों अपने दिल में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रखर की चोट बहुत ज्यादा गहरी थी। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका स्किन और मांस दोनों छिल गया हो। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिसे उसके मिस्टर रायजादा को इतना दर्द दिया है। वो उन सबको ढूंढ कर मार डालना चाहती थी। उसे लग रहा प्रखर को नहीं बल्कि ये चोट उसे खुद लगी है। नीति धीरे धीरे प्रखर के हर एक जख्म पर किस कर रही थी। वही प्रखर इस फीलिंग्स और नीति की इतनी ज्यादा केयर को एंजॉय कर रहा था। उसे तो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था अब हर दिन खुद को ऐसे ही चोट देकर आपनी के सामने आ जाए, ताकि हर दिन उसे अपनी बनी की इतना प्यारी साइड देखने को मिले और हर दिन उसे अनगिनत किस मिले। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा ना। उसकी बनी उसकी केयर करने के लिए हमेशा उसके साथ उसके पास रह जाएगी। प्रखर ने नीति के सिर पर हाथ रख दिया और उसकी बालों को धीरे धीरे प्यार से सहलाने लगा। वही नीति प्रखर की हर एक जख्मों पर किस करते जा रही थी। उसने उसकी गर्दन और हाथ की चोट पर भी प्यार से किस किया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू बह गई और प्रखर के हाथ पर गिर गया। प्रखर उसकी आंखों से आंसू को महसूस करके होश में आया और उसने अपनी बनी को देखा। नीति की आंखों से आंसू बह रहा था। उसने नीति की फेस को उसकी चीन से पकड़कर ऊपर लिफ्ट किया और बोला, तुम रो क्यों रही हो बनी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नीति ने प्रखर को देखा और उसकी आंखों में जो अब तक आंसू था गुस्से में बदल गया और वो कोल्ड और खतरनाक आवाज में बोली, किसने आपके साथ ये किसने किया? मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी मौत बहुत भयानक होगा। खुद के लिए अपनी बनी की इतनी प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव नेचर देखकर प्रखर की होठों पर स्माइल आ गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी बनी के सिवा कोई भी उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। वो उसे शांत करवाते हुए बोला, ये सब मैंने ही खुद के साथ किया है बनी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर मैं खुद को सजा नहीं देता तो मुझे कुछ ना कुछ गलती हो जाती और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मुझसे कोई गलती हो, इसलिए मुझे खुद को ही सजा में दर्द देना पड़ा। प्रखर कभी भी अपनी इस श्रापित जिंदगी में किसी को शामिल नहीं करना चाहता था। वो तो कल के दिन क्या हर दिन इसीलिए अपने फैमिली से दूर रहता था, ताकि उन्हें वो हार्म ना कर दे, क्योंकि कल की रात को हमेशा खुद को दर्द देकर रोकने की कोशिश करता था और रिजल्ट यह होता था कि जो भी डॉक्टर उसकी घाव को ट्रीट करने की कोशिश में उसकी बॉडी को छूता, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता था। उनकी स्किन में रैशेज हो जाती थी और वो रैशेज कम से कम 1 या 2 महीने तक रहती थी। इस बीच उन्हें बेहद प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ऐसा 2 बार होने के बाद उसने डॉक्टर को खुद की घाव को छूने देना बंद कर दिया। जब तक वो उसके खून की संपर्क में नहीं आएंगे उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा खुद की बॉडी को खुद ही हिल होने के लिए छोड़ देता था। उसने अपनी बनी को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी।
पर उसने देखा कि उसकी बनी की बॉडी में कोई भी रैशेज नहीं हुई और ना ही उसे कोई और प्रॉब्लम हुई। क्या उसकी बनी की डीएनए उसकी खून की बैक्टीरिया को रिजेक्ट कर देता था? शायद उसकी बनी की बॉडी में एंटीबॉडीज जल्दी इसे रिजेक्ट कर देता था। प्रखर ने नियति को हक कर लिया। नियति ने उसकी जख्म देखकर उसे नहीं मारा, बस डांट सकती थी। प्रखर हंसते हुए बोला, अगर मुझे चोट लगने पर इस तरह जख्म होने पर तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगी, तो मैं हर बार ऐसा जख्म चाहता हूँ ताकि तुम और भी ज्यादा मुझसे प्यार कर सको। नियति ने उसे गुस्से से देखा और उसकी होंठों पर होंठ रख दिया। वो प्रखर की होंठों को सकरते हुए बाइट कर रही थी। वही प्रखर तो हैरान था। पहली बार उसकी बनी ने पहले उसे किस करने के लिए स्टेप लिया था। प्रखर ने उसकी गुस्से और नाराजगी को महसूस किया और उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे धीरे धीरे किस करने लगा। 20 मिनट बाद प्रखर रुक, नियति गहरी गहरी सांस ले रही थी। प्रखर ने उसकी सीने पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। नियति ने उसके हाथ को दूर कर दिया और बोली, मुझे चलना चाहिए। प्रखर ने उसकी माथे पर प्यार से किस किया और हाँ में सिर हिला दिया। नियति ने प्रखर की शर्ट को उसे फिर से पहना दिया। वही प्रखर की नज़र एक पल के लिए भी नियति के ऊपर से नहीं हटी जब वो उसे शर्ट पहना रही थी। वो बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी। क्या शादी के बाद हर दिन उसकी बनी ऐसे ही उसे शर्ट पहनाएगी? तब कितना अच्छा होगा। वो हर दिन अपनी बनी की चेहरे देखकर नींद में जाएगा और हर दिन उठते हुए अपनी बनी की चेहरा उसे देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा खुशी के बात उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकती थी। नियति कार से उतर गई और पीछे अपनी कार में चली गई। वो वहां से कॉलेज चली गई। वही प्रखर को इस वक्त बेहद शांति मिल रहा था। उसका बेचैन दिल शांत हो चुका था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, मेरी बनी की जगह इस दिल में कोई नहीं ले सकता। मेरी बनी सबसे अलग है। जब नियति की कार कॉलेज के अंदर चली गई, प्रखर का कार भी वहां से निकल गया। वही कॉलेज में इस वक्त सब हैरानी से बात कर रहे थे। सब कॉलेज फोरम पर न्यूज देख रहे थे। कॉलेज में बहुत सारे ट्रस्टी और स्टाफ को निकाल दिया गया था और सबसे बड़ी बात, प्रिंसिपल को भी निकाल दिया गया था और उन ट्रस्टी और स्टाफ के जगह न्यू ट्रस्टी और स्टाफ मेंबर आ गए थे। और हैरान होने वाली बात ये थी कि पुराने प्रिंसिपल की जगह जो नए प्रिंसिपल आए थे वो बेस्ट प्रोफेसर और प्रिंसिपल रह चुके थे, जिनका नाम राजवर्धन गोयल था, जिन्हें सब जानते थे और एक बार भी तो सही पर उनसे मिलना चाहते थे। सब बहुत एक्साइटेड थे इतने अच्छे और रिप्यूटेड प्रिंसिपल राजवर्धन जी को देखने के लिए। अगर वो एक पब्लिक लेक्चर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो उसे इंटरनेट पर डालकर मशहूर हो सकते थे। भला इतने बड़े इंसान जब उनके कॉलेज में प्रिंसिपल बन चुके थे तो उन्हें फायदा ही होगा। और स्टाफ मेंबर, उन्होंने जितना पैसा लिया था उसे भी स्टूडेंट को सुबह वापस कर दिया गया था। और इस साल की कुछ टॉपर स्टूडेंट को जिन्हें सीट नहीं दिया गया था उन्हें भी अब सीट दिया गया था और वो भी उन्हें पहले से थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा था और थोड़ा ज्यादा स्कॉलरशिप पैसा दिया जा रहा था। आज बेहद नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और वो देश की सबसे बड़ी कॉलेज में पढ़ने के लिए भी बेहद एक्साइटेड थे। वही अरिजीत ये न्यूज देख हैरान था। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि नहीं आती ही इस कॉलेज की ओनर है। अगर नियति सिर्फ एक ट्रस्टी होती तो उसके पास इतना पावर नहीं होता कि वो दूसरे ट्रस्टी और स्टाफ को कॉलेज से निकाल सके, क्योंकि कॉलेज में हर एक ट्रस्टी इक्वल होता था। सच में उसकी छोटी बहन की पहुंच कहाँ तक थी, वो तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था। वो इस वक्त सच में हैरानी और सदमे की गलत में था। हे भगवान, उसकी छोटी सी बहन की और कितनी आइडेंटिटी है और कितने सोर्सेस है उसके पास जिसे वो कंट्रोल करती है। वो ये बात जल्द से जल्द अपने डैड और भाई मोम को बताना चाहता था। वो सुनेंगे तो जरूर वो भी प्राउड फील करेंगे। भले ही उसकी बहन उनसे नफरत करती थी, पर उसे इस वक्त अपनी बहन पर बेहद ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। भला इतनी कम उम्र में कौन इतना सब कुछ अचीव कर सकता था जितना उसकी छोटी बहन ने किया था। वहीं यही बात इस वक्त हर एक क्लास में गॉसिप का विषय बना हुआ था। सब अपनी अपनी क्लास में बैठे हुए थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि किसके पास इतनी पावर है कि एक दिन में पूरे कॉलेज की पावर को उलट पलट कर रख दिया। कॉलेज से ट्रस्टी और इतने सारे स्टाफ को निकालना और उनके जगह एक ही दिन में नए स्टाफ को इंक्लूड करना यह आसान काम नहीं था। उसके लिए कॉलेज के अंदर आपके हाथ सबसे ज्यादा पावर होने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कॉलेज की ओनर नहीं ऐसा किया हो? जब उन्होंने देखा कि बच्चों की स्कॉलरशिप की पैसों को ये रख देते हैं और सीट भी बेच देते हैं, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई होगी।
इसलिए उन्होंने रातों रात कॉलेज में बदलाव कर दिया हो। नेति क्लास में पहुंच गई थी। वो खुशी और सुमन के पास चली गई। उनके पास वाली सीट पर अभिजीत और अभिका भी बैठे हुए थे। नेति को देखकर उनकी होठों पर मुस्कान आ गई। नेति उनके पास चली गई और खुशी के पास बैठ गई। तो अभिजीत, अभिका, सुमन, खुशी नेति के साथ बात करने लगे। तभी कुछ स्टूडेंट्स अंदर आए और पोडियम के पास खड़े हो गए। वो सब सीनियर स्टूडेंट्स थे। उन स्टूडेंट में रूही, राज और प्रशांत और बाकी सब भी शामिल थे। रूही आज नोटिस कर रही थी कि प्रशांत उसे देख भी नहीं रहा है। पहले तो प्रशांत की नज़र हमेशा उसके ऊपर ही रहती थी, पर आज जैसे प्रशांत को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसे लग रहा था उसकी फेस पर जो लाल सूजन हो गई है, इस वजह से वो अच्छी नहीं दिख रही है, और इसीलिए प्रशांत उसे नजरअंदाज कर रहा है। और ये थोड़ा सच भी था। प्रशांत को आज रूही बहुत अलग, अजीब लग रही थी। आज पहली बार प्रशांत को लग रहा था कि रूही कुछ खास खूबसूरत नहीं है। मेकअप के बिना वो बाकी सभी लड़कियों की तरह है, नॉर्मल लग रही थी। पहले तो रूही मेकअप करती थी, पर वो जा नहीं पाता था। उसे तो लगता था रूही नेचुरली ही बहुत खूबसूरत है। अगर ये पहले होता तो रूही की सूजे हुए फेस सभी प्रशांत को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से रूही दिल से बहुत मासूम और खूबसूरत थी। उसे रूही की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था, उसे उसकी मासूमियत से फर्क पड़ता था। पर कल जो हुआ उसके बाद से उसे ऐसा लग रहा था जैसे रूही सच में इतनी मासूम नहीं है। वरना मिस नेति भला रूही को क्यों परेशान करती। उसने अपने डैड से रिलाइट मर्चेंट गिल्ड की ओनर के बारे में बहुत कुछ सुना था, और वो ऐसा इंसान नहीं थी जिसे कोई भड़का सके। उनका काम हमेशा सही होता था। तो इतनी बड़ी शख्सियत रूही को क्यों परेशान करने लगेगी, वो भी बस छोटे से बात के लिए या बदला लेने के लिए। उसे तो इसमें से कोई भी पॉसिबल वजह नहीं लग रहा था। उसने रूही को देखा। रूही मिस नियति की बहन थी, फिर दोनों इतनी ज्यादा अलग क्यों थी। वही रूही की नज़र नेति पर चली गई जो आराम से बैठी हुई थी। तभी प्रशांत की नज़र भी पीछे बैठी नेति पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, और उसकी आंखों की ये चमक रूही से छुप नहीं पाई। रूही इस वक्त गुस्से से दांत पीस रही थी। क्या प्रशांत भी इस नेति की खूबसूरती की वजह से उसे प्यार करने लगा है? प्रशांत को तो हमेशा उससे ही प्यार करना चाहिए था, उसके पीछे ही कुत्तों की तरह घूमना चाहिए था। चाहे वो रिजेक्ट ही क्यों ना कर दे, रूही तो हमेशा से यही सोचती थी कि चाहे वो किसी को पसंद करें या ना करें, सबको उसे पसंद करना ही चाहिए। आखिरकार वो शेखावत फैमिली की प्रिंसेस थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। प्रशांत जल्दी से नियति की तरफ जाने लगा। सब नियति को देखने लगे। कल ही तो सीनियर प्रशांत को मिस नियति से किक पड़ी थी, क्या आज फिर से किक खाने जा रहे हैं? सब एक्साइटेड हो गए और एक फाइट देखने के लिए। क्लास में बैठे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जल्दी से वीडियो शूट करने के लिए फोन निकाल लिया ताकि उसे कॉलेज फोरम में अपलोड कर सके। तभी प्रशांत जाकर सामने खड़ा हो गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो, मैं प्रशांत डोगरा। वैसे कल के लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या हम दोस्ती की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नेति ने प्रशांत को ठंडा भाव से देखा। खुशी और सुमन ने भी मुंह सिकोड़ लिया। वही प्रशांत की बात सुनकर क्लास में सभी हैरान हो गए, और प्रशांत के साथ है क्लासमेट और उनसे सीनियर भी हैरान हो गए। रूही की जलन, नफरत, प्रोजेक्ट रिजेक्ट। क्या हो रहा है? क्या प्रशांत डोगरा माफी मांग रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रशांत डोगरा ने किसी से कॉलेज में माफी मांगा हो। वो हर बार लड़ाई झगड़ा मारपीट में शामिल हो जाता था, और आज तक उसने किसी से माफी नहीं मांगा था, वो भी मार खाने के बाद। कल प्रशांत डोगरा ने मिस नेति को नहीं, बल्कि मिस नेति ने प्रशांत डोगरा को सबक सिखाया था। नेति ने ठंडे भाव से प्रशांत को देखा। क्या इस लड़के के दिमाग में कोई खराबी है? मिस्टर प्रशांत डोगरा और प्रणव डोगरा तो ऐसे नहीं है। वो दोनों तो बहुत समझदार है। फिर ये बेवकूफ बदतमीज लड़का किस पर गया है? कल ही ये लड़का रूही की वजह से उसे सबक सिखाने आया था। क्या तब इसका दिमाग घास चरने गया था? रूही को पसंद करने वाला और उसके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमने वाला कोई भी इंसान मूर्ख और बेवकूफी ही होगा। रूही जैसी एक्टिंग करने वाली पागल लड़की जिसे अपनी प्यार की जाल में फंसा सकती है। नेति के हिसाब से वैसे लड़के सबसे बड़े बेवकूफ और मूर्ख होते हैं, और उसे मूर्ख और बेवकूफ लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं था। वो बिना भाव के बोली, क्या तुम चाहते मैं फिर से तुम्हें मारूं? वही खुशी और सुमन ने मुंह बना लिया। खुशी उसे देख आंखें घुमाकर बोली,
तुम मेरी नीयू के साथ दोस्ती करने के लायक नहीं हो। उसकी बात सुनकर प्रशांत ने भी उसे घूर कर देखा, पर कुछ नहीं बोल सकता था। उसने नियति को प्यार से देखा और बोला, ठीक है, गुस्सा मत करो, हम बाद में भी दोस्त बन सकते हैं, कि अच्छा लड़का हूँ, इंतजार कर लूंगा। उसने आज फिर से आपने डैड से इस दोनों लड़कियों के बारे में पूछा था। उसके डैड ने बताया था ये दोनों हमेशा से मिस नियत के साथ ही रहती है, इन दोनों को उकसाना ठीक नहीं होगा। उसने फिर से नियति को देखा। वही रूही इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। प्रशांत जो कल तक उसके पीछे कुत्तों की तरह घूमता था, आज वो नियति के साथ दोस्ती करना चाहता है। और उसकी आंखों में रूही नियति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देख पा रही थी। क्या अब प्रशांत भी नियति को ही पसंद करने लगा है? क्यों नियति इतनी खूबसूरत क्यों है कि सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? वो मिस्टर प्रखर रायजादा को पसंद करती थी, पर प्रखर रायजादा नियति को पसंद करते थे, और उसके साथ उसे दिन प्रखर और उनका छोटा सा बेटा और बाकी सबने भी किसी कूड़े कचरे की तरह बिहेव किया। और अब प्रशांत डोगरा जो उसे पसंद करता था, वो भी इस नियति को पसंद करने लगा है। जब राज, प्रशांत और कुछ रिच लड़के जो उसकी तारीफ करते थे और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, तब उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, पर नियति की आने के बाद उसकी घमंड टूट चुका था। सब नियति को पसंद करते थे, अब तो सब उससे पहले नियति को ही चूज करते थे। और इस वजह रूही को और भी ज्यादा जलन होने लगा था और उसकी नफरत भी बढ़ती जा रही थी। प्रशांत ने और कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अभी मिस नियति के साथ दोस्ती करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आखिरकार उसने कल इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी। वो कल उनसे झगड़ा करने गया था। उसने ऑलमोस्ट मिस नियति पर काफी फेंक दिया था। अगर वो इतनी फास्ट ना होती तो जरूर उन पर काफी गिर जाती और उन्हें जरूर चोट लग जाती, और इसके लिए शायद मिस नियति उससे नाराज है। मिस नियति की जगह कोई भी होता गुस्से में होता। प्रशांत ने पीछे खड़े अपने दोस्त को इशारा किया। सीनू आगे आया और उसने प्रशांत के हाथ में एक कार्ड दे दिया। उसने उस कार्ड को नियति के सामने टेबल पर रख दिया और बोला, ये इनविटेशन कार्ड है फ्रेशर्स पार्टी के लिए। हर एक डेस्क पर एक एक इनविटेशन कार्ड दिया जाएगा। आप सभी जूनियर एस उसमें अपना नाम लिखेंगे जो आपके लिए पास होगा। और अगर आप अपने डेस्कमेट के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो कल हम में से किसी से भी मिलना, तो आपको एक अलग इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। आप इसे दिखाकर ही पार्टी में एंट्री ले सकते हैं। ये सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। आखिरकार वो सब जूनियर थे और उन्हें पता था कि कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होती है। इसमें वो ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को जान सकते थे और सीनियर को भी अच्छे से जान सकते थे और आपने टैलेंट दिखा सकते थे। ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कुछ स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस पार्टी में मिस फ्रेशर्स और मिस्टर फ्रेशर भी चूज किया जाता था। और डांस, सिंगिंग और आर्ट जिसे जो पसंद है वह अपना टैलेंट दिखा सकता था और सीनियर्स उसे कॉलेज फॉर्म में डालकर प्रमोट करते थे और आगे चलकर उनमें से कुछ लोग कॉलेज के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, जहां से उन्हें बेहद बेटर ऑप्शन मिल जाते थे। बाकी सब भी क्लास में सभी डेस्क पर एक एक कार्ड रखने लगे। वही प्रशांत ने नियति को दिखा जो अभी भी लापरवाह होकर एक बुक रीड कर रही थी, जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। वो जानता था कि मिस नियति को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। भला इस फ्रेशर्स पार्टी से मिस नहीं है, देखो क्या मिलने वाला था, जबकि ये कॉलेज ही उनका था। और कल आते ही मिस नियति ने बेहद से लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दिया था। सुमन ने उसे कार्ड को देखा और अभिजीत से बोल, अभिजीत तुम ही इसे ले लो और इस पर नाम लिख दो। अभिजीत ने हाँ में सिर हिला दिया और कार्ड को ले लिया। रूही जो कार्ड दे रही थी वो उनके डेस्क के पास आई और अपनी मीठी आवाज ने और भी सेहत घोल कर नियति से बोली, नियति तुम्हें इस फ्रेशर्स पार्टी में जरूर आना चाहिए और मैं सबकी नाम लिख रही हूँ जो भी अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटी दिखाना चाहते हैं। तुम किसमें पार्टिसिपेट करने वाली हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी नाम लिख दूंगी। अगर अभी तुमने डिसाइड नहीं किया है तो घर पर बता देना, मैं तुम्हारी नाम उसमें ऐड कर दूंगी। वो अच्छे बहन होने की अच्छी तरह से दिखावा करना चाहती थी, पर मन ही मन वो इस वक्त शैतानी हंसी हंस रही थी और बोली, नियति तुम्हें मेरी लाइमलाइट चुराने का बहुत शौक है ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया था। अगर नियति पार्टिसिपेट करने के नाम नहीं भी देगी तो भी वो उसके नाम इसमें ऐड कर देगी। इसलिए उसने सबके सामने कहा कि वो घर पर उसे बता सकती है कि वो किसमें पार्टिसिपेट करने वाली है।
अगर वो नियति के नाम को ऐड कर देगी तो भी किसी को भी उसे पर कोई शक नहीं होगा और नियति कुछ नहीं कर पाएगी और उसकी बेइज्जती भी होगी। उसके हिसाब से नियति को बस बिजनेस करना, ड्राइव करना और मेडिसिन बनाना, ट्रीटमेंट करना ही आता होगा। और बात रही सिंगिंग की तो उसे अभी तक भरोसा नहीं होता था कि नियति सबसे अच्छी म्यूजिक प्रोड्यूसर है, जो सबसे अच्छी म्यूजिक और पियानो धुन कंपोज करती है। फिर भी इसमें वो ज्यादा रिस्क नहीं लगी, इसलिए उसने सोचा था कि वो नियति की नाम को डांस कंपटीशन और आर्ट कंपटीशन में डाल देगी। नियति कभी भी डांस नहीं कर पाएगी और ना ही आर्ट। वो सच में नियति की बेइज्जती होते हुए देखना चाहती थी। नियति ने उसे ठंडे भाव से देखा और बोली, सुबह मैंने क्या कहा था, क्या तुम 2 घंटे में भूल गई मिस रूही? या तुम चाहती हो मैं ये बात फिर से कहूं? पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मुझे बार बार एक बात को दोहराना पसंद नहीं है, और जब मैं एक बात को दोहराते हुए इरिटेट हो जाती हूं तब मेरी हाथ पैर काम करते हैं, मुंह नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी निर्दयी चमक थी, जैसे अगर रूही ने फिर कुछ कहा तो अगले ही पल नियति उसे थापड़ मार देगी। रूही नियति की नज़र को देखकर एक पल के लिए घबरा गई, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि नियति किस तरह की लड़की है। अगर उसने उसे वार्न किया है तो अगली बार वो उसे सच में मारने लग जाएगी, क्योंकि नियति को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू भरी आंखों से सॉरी कहा और पीछे हट गई। उसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा नेचुरल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कितना दुख हो रहा हो। वो तो अपनी छोटी बहन की भलाई के बारे में सोच रही थी, फिर भी उसकी छोटी बहन उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे रूही उसके लिए बीमारी हो जो पास आने से स्प्रेड हो जाएगी। राज को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से रूही के पास आया और उसने रूही को पीछे खींच लिया और बोला, रूही ने बस तुम्हें पार्टिसिपेट करने के बारे में कहा है, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। रूही ने जल्दी से राज की आस्तीन के कोने को खींच लिया और बोली, प्लीज उसे कुछ मत कहो, वो अभी भी गुस्सा है। चलो हम चलते हैं, अब तो सबको इनविटेशन कार्ड मिल चुका है ना, और जो लोग नाम देना चाहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो क्लास के बाद आकर मुझसे मिले। नियति ने मजाकिया भाव से राज को देखा और रूही को देख बोली, तुमने एक अच्छा कुत्ता पाल रखा है। प्लीज नियति, राज मेरा दोस्त है, उसके बारे में ऐसा मत कहो। रूही बेहद दुखी भाव से बोली। वो सबकी नजरों से नियति को गिराना चाहती थी। उसने प्रशांत को देखा। वो तो सबसे ज्यादा प्रशांत को ही नियति की ये चेहरा दिखाना चाहती थी, ताकि प्रशांत नियति की तरफ अट्रैक्ट ना हो, वरना वो एक अच्छा सपोर्टर खो देगी। पहले प्रशांत उसके लिए लड़ जाया करता था। कोई भी उसे कुछ कहता या फिर वो जानबूझकर किसी को टारगेट करती तो वो प्रशांत के सामने अच्छी मासूम बनती थी और सामने वाले को गलत ठहरा देती थी, जिस वजह से प्रशांत उसके लिए फाइट करता था और रूही को ये देखकर बेहद मजा आता था। रूही की आंखें फिर से गुस्से से भर गई जब उसने देखा कि प्रशांत उसे कंसोल करने के लिए आने की जगह अभी भी एकटक नियति को देख रहा है, और नियति को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से बैठी रही। रूही कोई भी नाटक करे, इससे उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। तभी प्रोफेसर आए तो सभी सीनियर को बाहर जाना पड़ा। प्रशांत जाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब बाहर चले गए। प्रशांत ने रूही को देखा जिसकी आंखों में अभी भी आंसू था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं रूही के जरिए मिस नियति की और करीब हो सकता हूँ। रूही ने जब देखा प्रशांत उसे देख रहा है तो उसे लगा शायद अब उसे फाइनली पहले की तरह उसकी रोने से फर्क पड़ रहा है। पर अगर रूही को पता चलता कि प्रशांत क्या सोच रहा है तो रूही जरूर गुस्से से मर जाती। वही क्लास चल रहा था और नियति बैठकर आपने मेडिसिन डेवलप ने खोई हुई थी। वो प्रखर के लिए मेडिसिन बनाना चाहती थी जो डीएनए को नॉर्मल करता हो। वहीं अभिजीत और अभिका दोनों ने देखा कि नियति, खुशी, सुमन तीनों का ही क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ वो दोनों ही नोट्स बना रहे थे। अभिजीत ने नोट बनाना जारी रखा। उसने सोचा वो नोट को बाद में नियति को देगा ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्रखर इस वक्त ऑफिस में था। उसके चेहरे पर मास्क था पर उसके कठोर भाव को कोई भी समझ सकता था। उसने सामने बैठे हेड मेंबर्स को देखा और खतरनाक आवाज में बोला, अगर तुम लोगों का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है तो तुम लोगों को यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सब काम गए। प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सभी टीम को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया था और उन सब ने सबसे बेस्ट देने की कोशिश की थी, पर किसी की भी टीम की प्रेजेंटेशन उनके बॉस को पसंद नहीं आया। सबकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया बॉस ने।
उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाए जो उनके बॉस को सेटिस्फाई करे। तन्मय प्रखर के पीछे खड़ा था और इस वक्त इन सभी एम्प्लॉयज के लिए शोक मना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर ये प्रोजेक्ट नॉर्मल होती हो उसके बॉस इन सभी प्रेजेंटेशन में से ही बेस्ट को चुनते, क्योंकि इनमें से हर एक टीम की कैपेबिलिटी को वो जानता था। ये सब आपने आइडिया लेकर आते थे और बेस्ट देने की कोशिश करते थे, वरना रायजादा कॉरपोरेशन उन्हें कभी हायर नहीं करता। पर इस बार इस प्रोजेक्ट को उनके लेडी बॉस ने बॉस को दिया था एक गिफ्ट के तौर पर, और उसके बॉस इस प्रोजेक्ट को सबसे बेस्ट तरीके से डेवलप करना चाहते थे, इसलिए कोई चांस नहीं था कि उसके बॉस इसे एक भी फॉल्ट के साथ डेवलप करे। उसने सिर हिला दिया। प्रखर ने तन्मय को देखा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वही सारे स्टाफ और टीम हैरान थे, उनके बॉस ने पहले कभी तो इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। तन्मय ने उन सबको देखा और बोला, आप सब एक बार और अच्छे से ट्राई कीजिए और आपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बॉस को पसंद आ जाए। अमायरा फिर से आई संजीत से मिलने। सभी एम्प्लॉयर्स ने हाँ ने सिर हिला दिया। वो और कर भी क्या सकते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके बॉस किसी डेविल से काम नहीं है। अगर बॉस को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो बॉस उसे रिजेक्ट कर ही देंगे। तन्मय ने सभी एम्प्लॉयर्स को देखा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। ये लोग 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम हो गया था इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हुए, डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन बना रहे थे और एक झटके में ही उनके बॉस ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में सबका निराश होना तो लाजमी है। अगर उसने इन लोगों को इंकरेज नहीं किया तो जरूर ये फिर से प्रोजेक्ट में कुछ गलत करेंगे, फिर से रिजेक्ट होंगे। तन्मय उन सबको देखकर स्माइल के साथ बोला, आप अच्छे से कीजिए। मैं बॉस और संजीत सर के सामने आपके बोनस के बारे में बात करूंगा। तन्मय की बात सुनकर वो एम्प्लॉय खुश हो गए। थैंक यू तन्मय सर, सबने कहा, क्योंकि ऑफिस में तन्मय की सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तन्मय ने सर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। चलो कम से कम ये लोग और अच्छे से प्रेजेंटेशन रेडी करने की कोशिश करेंगे, वरना इस बार बॉस इन लोगों को बाहर फेंक देंगे। और तन्मय ऐसा कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों को उसने खुद ही इंटरव्यू के जरिए हायर किया था, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि ये सब कैपेबल और लॉयल है। तन्मय नहीं चाहता था कि ये सब उनके बॉस के गुस्से के आगे बलि चढ़ जाए। वही प्रखर केबिन में अपना काम कर रहा था, तभी उसे कॉल आया। उसने देखा तो ये उसके बेटे कियान का कॉल था। प्रखर ने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, हेलो डैड, क्या आप ठीक है? आप कल से मिशन वापस नहीं आए हैं क्या? मैं आपको ढूंढने जंगल वाले विला जाऊं या फिर ऑफिस जाऊं? प्रखर ने गहरी सांस ली। उसे पता था उसका बेटा उसके लिए परेशान होगा। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसने कल से कियान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मैं ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ, तुम अपने संजीत चाचू के साथ ऑफिस आ जाओ। ठीक है, कियान ने इतना कहकर फोन रख दिया। प्रखर ने फोन टेबल पर रखा। वो जानना चाहता था कियान अपनी मोम से मिलना चाहता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमायरा आज भी ऑफिस के बाहर आकर खड़ी थी। कल 2 दिन से आ रही थी, पर संजीत से मिल नहीं पाई थी। एक बार उसने संजीत को कार से जाते हुए देखा था, पर वो कार के पीछे कितना भी भागी, कार नहीं रुका। वो सच में परेशान हो चुकी थी। संजीत के बिना उसकी लाइफ पूरी तरह से मेस बन चुकी थी। वो संजीत से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था इतने सालों तक वो रिलेशन में थे, शायद इस वजह से संजीत उसकी गलती को माफ करके उसकी कुछ मदद कर दे। वो एक प्लान कर रही थी। वो यहाँ संजीत के